नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। हमारे 6:30 के कार्यक्रम बहुजन संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, यानी कि वोट डाले जाएंगे और ठीक एक महीने बाद, आज से एक महीने बाद, मतलब आज 24 तारीख है और 23 नवंबर को महाराष्ट्र में जो वोट पड़ेगा उसकी गिनती शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया अर्थात महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही आमने सामने हैं और दोनों ही मुस्तैदी से एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का जो प्रदर्शन रहा वो एनडीए पे भारी रहा, इसी वजह से महाविकास अघाड़ी के बुलंद हौसले हैं इस बार भी। और महाविकास अघाड़ी को लोकसभा में 31 सीटें मिली थी, जबकि महायुति को सिर्फ 17 ही सीटें मिली थी। इन सब मुद्दों पे हम आगे चर्चा करेंगे और चर्चा में अभी फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं सुनील चिटनिस जी, जो शिवसेना नेता है, मुंबई में रहते हैं और ये पूरी की पूरी राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत सही तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छा आंकलन करते हैं। तो और साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो सामाजिक चिंतक हैं और वह भी लंबे समय से बहुजन संवाद के कार्यक्रमों में आते रहते हैं और उनकी अपनी जो एक अलग छवि है उससे, अपनी विचारधारा से आप सभी को बहुत विस्तार से बताते हैं। तो मैं अभी जो मेरे साथ जुड़े हैं सुनील चिटनिस जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी का स्वागत करती हूँ यहाँ बहुजन संवाद के कार्यक्रम में। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले, क्योंकि हमारे सुनील चिटनिस जी खुद मुंबई के हैं, शिवसेना नेता हैं, तो पहले मैं उन्हीं को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप आज के इस विषय पर अपनी टिप्पणी दीजिए। जी सुनील चिटनिस जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और इस साइड आ जाइए। हाँ, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। करने की कोशिश आप कर। हाँ, यस, बोलिए जी। अभी पिछले 2 दिन से ये लगातार शिकायत और लगातार ये काम हो रहा है कि बस हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। दोनों तरफ तलवारें मांझी हुई है। एक तो है, एक गुट है भाजपा के साथ, जिसको तोड़कर जनता दल के अंदरूनी, माफ कीजिएगा, शिवसेना के अंदरूनी लोगों को तोड़कर ये गुट बनाया हुआ है। ये शिंदे साहब का गुट है और दूसरा अजित पवार जी का गुट है। उसी को इसी तरह तोड़ मोड़ के सारा ये काम चल रहा है। अब ये अंतिम पड़ाव है। इस अंतिम पड़ाव में क्या होना है, कौन किसी के लिए मददगार होगा, साबित करेंगे और कौन किसी के लिए दुश्मन बनेगा। अब महाविकास अघाड़ी के भी 3 प्रत्याशी है, एक कांग्रेस है, दूसरी शरद पवार जी का खुद का दल है और तीसरा उद्धव जी का दल है, जो शिवसेना उबाठा नाम से पहचाना जाता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा शुरू से ही कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही है। उथल पुथल इसलिए हो रही है कि परिवारवाद हर दल में हावी है। हर दल में परिवारवाद को बहुत ही बड़ा महत्व दिया जा रहा है और ये परिवारवाद, मैं ऐसा लगता हूं कि हम लोग इस सोच के लोग है कि परिवारवाद को जिस तरह ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इस तरह की सोच रखने वाले हम लोग हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी के 2 पुत्र वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वयं वहां पर जितने भी दल के नेता है वो अपने अपने चुनाव के पक्ष में लड़ रहे हैं। भाजपा मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष वो भी अपनी भाई के साथ वहां पर चुनाव मैदान में है।
तो ये सब बातों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्या ये चुनाव की राजनीति है या साधनों की राजनीति है, पैसों की राजनीति है? क्योंकि इसमें मैं जिम्मेदारी के साथ ये आपसे बात करना चाहूंगा कि इसमें हावी कौन होगा, जनता किसके साथ होगी, और जनता संसाधन के पास, अगर साधन जिसके पास है उसके पीछे जो अगर हम लोग चलते रहेंगे तो फिर भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता मुझे खाई जा रही है कि अगर हर कोई अपनी अपनी इस तरह से चुनाव मैदान में है और बस पैसों के आधार पर चुनाव जीतते हैं, जिसकी शुरुआत भाजपा ने की, और भाजपा ने जिस तरीके से पैसों के साधन लुटे हुए, पिछले लोकसभा चुनाव के 581 करोड़ का अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला। 581 करोड़, 581। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना पैसा, इतने साधन भाजपा के पास कहां से आ गए हैं? क्या उनका जरिया है कि जिस जरिए से वो इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र के इसमें बहुत बड़ा भूचाल हो गया कि यहाँ के जो एक जमाने में गणपतराव देशमुख नाम के बहुत बड़े विधायक थे, वो 7 बार विधायक थे और जिस तरीके से निष्ठुर त्यागी आदमी थे, उनके यहाँ पर अभी जिस तरीके से चुनावी मतलब शिवसेना से बगावत करके जो प्रत्याशी आए हुए हैं, उनके पास 15 करोड़ रुपया मतलब जमा हुआ है। 15 करोड़ रुपया जिस तरीके से पुलिस ने इनको मतलब सीज किया हुआ है। अब मुझे बताइए, पहले चरण में अगर 15 करोड़ रुपए का इस तरह का जुमला होता है तो फिर आगे आगे क्या होगा? अभी आपने कहा कि चुनाव अभी बस 27 दिन बाकी है, तो ये सारी अच्छे मैं चिंतित हूँ। और दूसरी बात ये करना चाहूंगा बहुत गंभीरता पूर्वक कि आज की तारीख में मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक दल इसके अनुमान बता रहे हैं, जहां जो भी अपने सर्वेक्षण हो रहे हैं, उस सर्वेक्षण को आधार लेकर मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा पाला जो है वो हावी है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार जी का दल और कांग्रेस, और उनके साथ जो हमारे सहयोगी लोग हैं, जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से है, जो पीडब्ल्यूपी से है, ये सारे दूसरे समाजवादी दल से है, तो ये सारे हमारे साथ है। और सारे इसका जो नियंत्रण हो रहा है दोनों चुनाव का, अब ये चुनावी मामले में निर्वाचन आयोग कहाँ तक निष्पक्ष रहेगा, ये कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, बहुत है, क्योंकि पहली बार चुनाव का ऐलान होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने तलवारें मांझी थी और चुनौतियां दी थी कि इस तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट अगर कोई कर रहा अनुशासनात्मक कोई होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या इसी तरह चलेगा? लोकसभा में क्या हुआ यह हमने देखा हुआ है। लोकसभा के चुनाव में भी महाराष्ट्र में हर एक दल पैसे लूट रहा था, जो सत्ता पक्ष इस तरीके से कर रहा था। अब बताइए कि अगर ये इस तरह जो शिंदे गुट अभी से अपने चुनावी मकसद को लेकर आप ये कर रहा है, और दूसरी बात उसके साथ अजित पवार जी है। अजित पवार जी का गुट अभी मैं बड़े मतलब अपना दायित्व स्वीकार कर से करना चाहता हूं कि अजित पवार गुट चुनाव के बाद होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा जो गुट है वो भाजपा का है। अब भाजपा के गुट में जबरदस्त बगावत हुई है, और बगावत होने का कारण एक ही है, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, भाजपा का जो नेटवर्क है, वो कह रहे हैं कि हम किस कारण यहाँ पर चुनाव मैदान में है। अगर आप सारे टिकटे दोनों दलों को दे रहे हो तो हमारा क्या? वो ये सारी बातें को लेकर मैं आपसे बात करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील चिटनीस जी। आपने यहाँ पर चर्चा करते हुए खास बताया कि एक तो परिवारवाद परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी है, और दूसरा पैसा पैसा भी इस चुनाव में बहुत ज़्यादा हावी है। और जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि पता नहीं फेयर या निष्पक्ष चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि पैसा और परिवारवाद ही आगे चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे साथ उबांटू उलगुलान प्रशांत सोनाने जी जुड़ चुके हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है बुल्ढाना महाराष्ट्र से। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रशांत जी से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी प्रशांत जी, जी आप अनम्यूट। जी जी जिंदाबाद, जय भीम। जो महाराष्ट्र में आज जो स्थिति है, महाविकास आघाड़ी हो रहा है, ऑटो अनम्यूट। अच्छा ठीक है, तो महाराष्ट्र की आज स्थिति जी डॉक्टर साहब, उधर से ये परमानेंटली ये होता नहीं क्या अनम्यूट यार? ये बार बार अनम्यूट हो रहा है, इधर से म्यूट हो रहा है बार बार। जी तो ये आने वाले काल महाविकास आघाड़ी 101% जो है अपनी सत्ता स्थापित करने जा रही है। डॉक्टर सलीम खान भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से हैं, मुंबई की राजनीति को बहुत लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। अब मैं डॉक्टर सलीम खान जी की स्वागत करते हुए उनसे पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में भी एक लाडली बहन योजना चल रही है, और साथ ही हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या ये जो महायुति है, महायुति मतलब कि जो एनडीए है बीजेपी के साथ के जो गठबंधन है, क्या वो आगे चल रहे हैं या फिर इंडिया इस बार बाजी मार ले जाएगी? तो सलीम खान जी से मेरा प्रश्न है कि इस बार कौन आगे, इंडिया या एनडीए? जी सलीम खान जी, आपका स्वागत करते हुए आप आइए, अपनी टिप्पणी दीजिए। शुक्रिया रत्ना जी। असल में कौन आगे है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं, अभी सीडीएस का भी सर्वे आया और उस सर्वे के मुताबिक तो महाविकास आघाड़ी आगे है। और वो सारे इश्यूज जिन पर के लोगों ने कंसर्न का वो एक्सप्रेशन किया कि भाई महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, तो वो सारे का नुकसान तो बहरहाल जो लोग रूलिंग होते हैं, सत्ता में होते हैं, उनका होता है। तो इसलिए आगे तो वो है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प सिचुएशन। अब आप देखिए कि इस बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई, यानी उसके 13 जो है वो सांसद आ गए। और शिवसेना जो सबसे बड़ी पार्टी है एक्चुअली, उसके सिर्फ 9 सांसद आए। अब बहरहाल ये एक नेचुरल चीज़ है कि अगर किसी के सांसद ज़्यादा हों और इलेक्शन 2 ही महीने पहले हुआ हो तो वो ज़्यादा सीटें मांगेगा। तो डेफिनेटली कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें मांगी, लेकिन पिछले जो असेंबली के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें ये आगे थी, शिवसेना आगे थी। और आम लोगों की सोच भी ये है कि शिवसेना बड़ी पार्टी है, उसका जो है मास बेस ज़्यादा है। तो ये बड़ा धर्म संकट था कि जिस पार्टी के बारे में लोग सोचते हैं कि वो कमज़ोर है, उसका दावा बड़ा है इसलिए कि उसकी बुनियाद है, और जिस पार्टी के बारे में लोग सोचते हैं कि वो उसका बेस बड़ा है, उसका समर्थन ज़्यादा है,
तो उसकी सीटें कम है। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस पर झगड़े हो जाएंगे और ये जो है वो महा विकास आघाड़ी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने अपना वो जो वर्चस्व वाली बात थी, यानी 4 सीटें ज़्यादा होने के बावजूद कांग्रेस इस बात पे राज़ी हो गई कि वो शिवसेना से ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़ेगी, और एक फार्मूला उन लोगों ने निकाल लिया, और वो फार्मूला ये है कि तीनों 85-85 सीटों पे लड़ेंगे, यानी 85 सीट पे शिवसेना, 85 पे एनसीपी और 85 पे ही कांग्रेस। तो इसमें क्या है कि एक रिस्पेक्टफुल चीज़ भी है कि कांग्रेस शिवसेना से कम पे नहीं लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं उनके मॉरल को भी संभालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो बिल्कुल उनसे बेनियाज हो जाए, वो ठंडे बैठ जाएंगे तो काम नहीं होगा और पूरी अलायंस का नुकसान होगा। तो ये हुआ कि तीनों 85-85 पे लड़ने के लिए राज़ी हो गए, और इस तरह से उनका संकट तो ख़त्म हो गया। अब 33 सीटें ऐसी हैं कि जिनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि उनमें से कुछ सीटें तो समाजवादी पार्टी को दी जाएंगी, इसलिए कि उसके 2 विधायक पहले से हैं, और उसमें से कुछ सीटें कम्युनिस्ट पार्टी को दी जाएंगी, इसलिए कि कुछ इलाकों में उनका सीपीएम का अच्छा वो है, प्रभाव है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और कुछ सीटें जो बच जाएंगी इन तीनों से, उनको फिर दोबारा एक और भी पार्टी है हमारे यहाँ, PWP उसको कहते हैं, किसान मजदूर पार्टी, तो उसको भी ये लोग मेरे ख्याल में 2-3 सीट देंगे, और फिर बाकी शिवसेना को कुछ और सीटें दी जाएंगी। अल्टीमेटली शिवसेना को दूसरों से ज़्यादा मिलेगी, या हो सकता है फिर बराबर कर दें, जो भी है। लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी में कोई झगड़ा नहीं है, अब उनके अंदर जो है वो एक तरह से एक संतुलन बन गया है। लेकिन जो दूसरा महायुति है उसके अंदर बड़े झगड़े चल रहे हैं। अब आप देखिए कि उसमें बीजेपी ये कह रही है कि हम 95 पे लड़ेंगे, उसने घोषित कर दिया। शिंदे ने 45 घोषित कर दिया, अजित पवार ने 37 घोषित कर दिए। लेकिन 106 पर जो है अब भी झगड़ा चल रहा है, और वो झगड़ा बहुत सीरियस है, मतलब शिंदे ने उसको बहुत सीरियस ले लिया। कल एक मीटिंग होने वाली थी अमित शाह के साथ, लेकिन शिंदे उसमें गए नहीं, और वो दोनों पहुंच गए थे, दूसरे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, लेकिन चूंकि सीएम ही नहीं आए तो वो मीटिंग नहीं हुई। खबरें तो ये भी हैं कि शिंदे ने ये कह दिया कि 4 सीटों पे जिस पे उनका दावा था उस पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये किसी को कुछ समझते तो है नहीं। तो इसलिए अब जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सीटें मुझको नहीं दी गई तो मैं जो है वो प्रचार नहीं करूँगा। तो इस तरह से एक ज़माने में शिंदे लाइन लगा के खड़े रहते थे अमित शाह के सामने, अमित शाह के दफ्तर के बाहर, और आज ये हाल है कि अमित शाह उनको दिल्ली बुलाते हैं तो वो जाते नहीं। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि अमित शाह जब बम्बई आए थे तो उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो ये नाराज़ी तो है। शिंदे चाहते हैं कि जिस तरह से शिवसेना को पिछली बार जितनी सीटें दी गई थी, शिवसेना बड़ा भाई हुआ करती थी विधानसभा में, उतनी सीटें उनको दी जाएं, लेकिन बीजेपी तो ये कर ही नहीं सकती। बल्कि शाह जी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई हमने तो बड़ी कुर्बानी दी थी, बड़ा त्याग दिया था, जो तुमको सीएम बना दिया, तो अब आप त्याग दो और हमको ज़्यादा सीटों पे लड़ने दो। लेकिन राजनीति में तो ये नहीं चलता है, आप एहसान जता करके किसी को जो है वो दबा नहीं सकते। तो ये दिलचस्प महाराष्ट्र में एक खेल होता है जिसको तमाशा कहते हैं, मतलब वो उसमें लोग जो है वो, और उसमें एक बहुत मशहूर तमाशा होता है, उसका नाम कालू बालू का तमाशा है। यानी 2 लोग हैं मशहूर, और उसको वो ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ है। तो महायुति के अंदर जो है वो कालू बालू का तमाशा है। एक कालू जो है वो मुंबई में बैठा है, दूसरा बालू जो है वो दिल्ली में बैठा है, और दोनों आपस में जो है वो खींचातानी कर रहे हैं। इससे पहले भी एक मीटिंग ऐसी हुई थी जिसमें शिंदे और अमित शाह ने अकेले बातचीत की, और बाकी दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, उनके बारे में पहले तो खबर आई कि वो घर के बाहर थे, और बाद में खबर आई कि उनको होटल के अंदर भी नहीं जाने दिया गया, यानी वो होटल के भी बाहर कर दिया गया। तो इस तरह की खींचातानी चल रही है। अब देखिए इस खींचातानी से इनका कितना नुकसान होता है और महाविकास आघाड़ी का कितना फ़ायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लाडली बहन योजना का असर तो है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन यह कि उसको काउंटर करने की भी कोशिश की जा रही है। अब वो लोग कितने कामयाब होते हैं ये भी समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक हो चुका है लोगों के लिए। इसके अंदर बहुत सारा मनोरंजन है और वही मनोरंजन हम लोग ले रहे हैं और आपस में शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जिस तरीके से 85 के आंकड़ों के ऊपर एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस आपस में जुड़ चुकी है और बाकी की जो 35 सीटें हैं उनको बाकी दूसरी पार्टियों में भी दिया जाएगा, जैसे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या पीडब्ल्यूडी है। तो और दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी है उसमें तो आपस में बहुत अच्छा गठबंधन बन गया है। दूसरी तरफ जो महायुति है मतलब एनडीए है वहाँ पे खींचतान चल रही है। और आपने बताया कि अब ये तो एक तो बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में और उस तमाशे को हम भी देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी ये एक तमाशा ही था कि जिस तरीके से शिवसेना तोड़ी गई, जिस तरीके से एनसीपी तोड़ी गई और मोदी और शाह की जो जोड़ी थी उन्होंने तो ये सोचा था कि शिवसेना और एनसीपी को जो तोड़ देने के बाद से उनको बहुत बड़ा कुछ लड्डू हाथ में आ जाएगा, पर यहाँ पे हुआ बिल्कुल उसके उल्टे ही। जहाँ शिवसेना तोड़ने के बाद से महाराष्ट्र में मराठाओं के बीच में एक ऐसा मतलब कहते उबाल उठा कि इन्होंने मराठाओं के साथ गद्दारी की है। तो अभी हम इस बात को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक चिंतक हैं। अब मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी जरा इस विषय पर दीजिए, किस तरीके से आप महाराष्ट्र के चुनावों को देख रहे हैं। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में जब से पिछला चुनाव हुआ उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र केंद्र बिंदु बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भाजपा साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर आकर के इधर एनडीए के साथ आ गए और इन्होंने सरकार बनाया। और फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर इन सब लोगों को डिस्टर्ब करती रही, उनका पार्टी तोड़ दी, उनका सिंबल ले ली, उनका पार्टी ले लिया और लगातार 4 साल तक कोर्ट के चक्कर में और विधानसभा के चक्कर में हम सब लोगों ने देखा और खास करके महाराष्ट्र के लोग देख रहे थे कि किस तरीके से अनैतिक तरीके से वो सरकार वहां चलाई गई। तो ये नाराजगी तो है महाराष्ट्र में, अपना महाराष्ट्र में और खास करके मराठा लोगों में ये नाराजगी है और उस नाराजगी का आज तक उसका भुगतान हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना चरित्र है कि अपने सहयोगियों को खा जाती है, चबा जाती है, वही खाने चबाने की स्थिति में आ गई हो। लेकिन वहाँ जो उनके सहयोगी दल हैं वो खास करके अजित पवार का एनसीपी और ये शिंदे का शिवसेना, वो दोनों लोग अब वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये हमको हजम करने के चक्कर में है और ये तो खेल यहाँ दूसरा चल रहा है। वही एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी में भी भयंकर अंदर से भी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। जो वहां का सर्वमान्य नेता है महाराष्ट्र का गडकरी के इन्होंने इस बीच मोदी जी उनको लगातार बाईपास करते चले जा रहे हैं, जिसके चलते वहां पर भाजपा के अंदर भी एक गहरा चिंतन चल रहा है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में झटका दिया था जनता ने मोदी को, तो मोदी भी धरातल पर गिर गए हैं, बैसाखियों पर चल रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं। और इन दिनों पिछली बार शिंदे सरकार ने जिस तरीके से मंत्रिपरिषद के लगातार बैठकें करके और रेवड़ी बांटने का काम किया है, लोगों को तरह तरह से पैसा दिया है, तरह तरह से प्रलोभन दिया है, तरह तरह से नौकरी देंगे, क्या नहीं देंगे, दुनिया भर का माने तमाम लोग लुभावन नारों के साथ ये लोग उतर रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि जनता इनके साथ नहीं खड़ी है। अब इनके पास एक ही है मामला बना हुआ है कि अपना जिस तरीके से हरियाणा में इन लोगों ने उल्टा सीधा करके किया, तो ये तो है कि एक तो ये स्थिति एनडीए की कि एनडीए और आज की तारीख में भी एनडीए अपना सीटों का भी निर्धारण नहीं कर पाई है, बंटवारा नहीं कर पा रही है। वहां लोग कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, तो ये तो स्थिति है उस गठबंधन की। और एक जगह है कि इंडिया गठबंधन है। इस बार पहली बार सही माने में इंडिया गठबंधन लड़ने जा रहा है महाराष्ट्र का चुनाव।
इसके पीछे इंडिया गठबंधन में जो उसका बड़ा सहयोगी हुआ था कांग्रेस ने जिस तरीके से मुंह की खाई मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, उससे इन्होंने सीख लिया और फिर आगे आकर के अभी हरियाणा में भी इन्होंने जिस तरीके गच्चा खाया उससे सीख ले लिया। तो अब इस बार इसके साथ साथ हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश इसका पूरा नेतृत्व करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल इस बार स्थापित किया। यह हुआ कि हम कितनी सीटें लड़ रहे हैं इसका मतलब नहीं है, हमारा कौन साथी कहां लड़ सकता है, कौन संगठन कहां मजबूत है, कौन नेतृत्व हमारा कहां मजबूत है और हमारी एकजुटता कैसे बनेगी, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी तमाम द्वंद्व के बावजूद, हालांकि ये कांग्रेस और हर पार्टी का रहता है कि अपने अपने वजूद का अपना ये दम भर के अपने कार्यकर्ताओं में लोग ये कोशिश करते हैं उत्साह का संचार करने के। तो कांग्रेस ने कहा उत्तर प्रदेश में कि हम 5 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन स्थिति ये थी कि पिछले बार इन लोगों ने देखा था कि 17 सीट तो ले लिया था इन लोगों ने लोकसभा का, लेकिन इनके पास 17 कैंडिडेट भी नहीं थे। अंततः समाजवादी पार्टी को ही इनको कैंडिडेट भी देना पड़ा, अपना तमाम सीटों पर इनको कैंडिडेट देना पड़ा और वो कैंडिडेट हमारे जीते भी। तो इस बार भी ऐसे हो रहा था। तो ये उम्मीद की जा रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि यहाँ कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, कोई कुछ नहीं लड़ रहा है, एक ही पार्टी लड़ रही है, इंडिया 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 लड़ रहा है। वो सिंबल कोई भी होगा, तो सिंबल चूंकि चर्चित सिंबल साइकिल है, इसलिए सारे के सारे हमारे 9 विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें साइकिल लड़ेगी। और साइकिल समाजवादी पार्टी का सिंबल नहीं है, साइकिल इंडिया का सिंबल है। इसके अंदर जितने भी दल हैं सबके वो कैंडिडेट रहेंगे, सब लोग मिलके आएंगे और उसका परिणाम भी हमको लगता है कि बेहतरीन निकलने वाला है, क्योंकि 10 सीटों पर यहाँ चुनाव होना था और 1 सीट पर तो इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि यहाँ पर। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। वही स्थिति कहीं ना कहीं से ये हुआ अपने महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में इस बार विधिवत कायदे से और सिर्फ नेतृत्व जैसे बात करता है उस तरीके से वहां बात हुआ कि सबको सम्मानजनक तरीके से सबका सम्मान भी सुरक्षित रहे। समाजवादी पार्टी भी अपना वो सीटें उसको मिलेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगी, आम आदमी पार्टी को भी मिलेगी, पीडब्ल्यूजी को भी मिलेगी। लेकिन एक चीज और भी है, ये जो है कि 85 सीटें लड़ेंगे, तो यह तो कार्यकर्ताओं को, चूंकि पुराना जो हमारा ढांचा बना हुआ है कि हम किसी से छोटे क्यों, हम किसी से कम क्यों, तो अभी वो दम टूट नहीं पाया है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है और सब लोग जानते हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां जो कैंडिडेट, जो पार्टी जहां पर जीत पाने की स्थिति में होगी वो लोग वहां लड़ेंगे। उनकी संख्या 85 भी हो सकती है, उनकी संख्या 80 भी हो सकती है, उनकी संख्या 100 भी हो सकती है। तो इस माने में तो इंडिया गठबंधन आज की तारीख में आगे है। पहला नंबर ये हो गया। फिर दूसरा नंबर ये हुआ कि जनता के बीच अपने ये चुनावी प्रचार के लिए अब जैसे समाजवादी पार्टी को वहां पर 2 विधायक हैं ऑलरेडी और इन्होंने 12 सीटों की मांग किया था, फिर होगा 6 सीट मिला, क्या होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ वहां तैयारी कर रही है। हमारे जितने 37 सांसद जीते हुए हैं ये सब लोग वहां गए हैं। अखिलेश यादव वहां पर जो 2 सभाएं कर चुके हैं, आम सभा कर चुका। और तो इस तरीके से दूसरे माने में भी, मोबिलाइजेशन के माने में भी इंडिया गठबंधन वहां आगे है। और जनता के बीच भी बेहद प्यार है, मोहब्बत है इंडिया गठबंधन का। वो क्योंकि सबको मालूम है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, उद्धव के साथ नाइंसाफी हुई है, शरद पवार के साथ नाइंसाफी हुई है, अपना कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई है। तो जनता का भी इनके प्रति भरपूर प्यार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया गठबंधन आज की तारीख में हर फ्रंट पर इंडिया गठबंधन आगे है। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट रहे हैं और आज की तारीख में सही मायने में उनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तो उनको एक ही सहारा है, हत्या, दंगा, अपराध और केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग उनका अंतिम अस्त्र है। अब आगे क्या होगा, हमारे और साथी इस पर अपने विस्तार से बातों को रखेंगे। लेकिन आज की तारीख में हमें कह सकते हैं, महाराष्ट्र में हो,
चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे केरला में हो, या यह जो भी चुनाव हो रहा है 14 राज्यों में 48 ये विधानसभा का उपचुनाव है और ये 2 राज्यों का ये विधानसभा का चुनाव है, उसमें इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ है, एकजुटता बनी हुई है, इसलिए ये आगे है। इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में भी इनकी एक बद्धता को देख करके जनता में भी उत्साह बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। आपने बताया कि बीजेपी हमेशा अपने सहयोगियों को खाने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। जैसे कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसलिए ही इस बार इन लोगों का आपस में ही गठबंधन नहीं बन पा रहा है और झगड़े फसाद चल ही रहे हैं अंदर ही अंदर। इन्होंने गडकरी जी को भी साइडलाइन कर दिया है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत सोनोनी जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तो मैं प्रशांत जी से शकील भाई को पहले ले लीजिए, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी प्रशांत जी। शकील भाई को पहले ले लीजिए। शकील भाई जी जी शकील भाई आप रखिए अपनी बात अपनी। शकील भाई से बात करती हूँ। तो शकील भाई के लिए तो मुझे ये कहना है कि महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी है, महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी है, आपस में झगड़े बहुत हैं, मराठा नाराज है। अब उनके पास और कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ वो लोग एक तरीके से कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में यहाँ पर योगी के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं और बटोगे तो कटोगे टाइप के एक, जिसे कहते हैं ना कम्युनल, जो कि सांप्रदायिकता को उभारते हैं, ऐसे स्लोगन लगा के पोस्टर लगा के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो शकील अहमद जी, मैं अब आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या इनका इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है वो कामयाब होगा या फिर इंडिया गठबंधन आगे आएगा? जी शकील जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी चर्चाएं हो रही थी, मैं आज सुन रहा था, तो जो बताया जा रहा है कि 85 का फॉर्मूला, तो ये मुझे जो ग्राउंड पे परिस्थिति लगती है, तो ये एक तरह से सभी पार्टियां, तीनों पार्टियां ऐसा समझ रही हैं कि अभी सत्ता हमारे पास आ रही है, तो कोई भी सत्ता के जो बंटवारे में या जो उसका भागीदारी में कोई कम नहीं होना चाहिए। तो सब ने अपना, चाहे किसी का उतनी ताकत हो या नहीं हो, हम किसी से कम नहीं है, वैसे ही है। दोनों पार्टियां आप देख लीजिए, या तीनों पार्टियां, शिवसेना पूरी तरह से उसके सारे के सारे विधायक जो हैं, कुछ विधायकों को छोड़कर वो अपनी पार्टी छोड़ चुके थे। अब जो थाना कल्याण का जो पूरा पट्टा है और यहाँ तक के कोकण का, वो पट्टे पर काफी संख्या में शिंदे गट के लोग वहाँ पर हैं और ये लोकसभा चुनाव में भी जीत के आए वो पट्टे में, कल्याण थाना में। तो ये एक तो ये है कि आपकी ताकत हो या नहीं हो, हमको इतने सीट चाहिए ही। तो ये इस तरह का जो बंटवारा किया गया है, सत्ता का बंटवारा, मुझे लगता है कि ये राजनीति में चलता नहीं है। आपकी ताकत नहीं है तो आप मत खड़ा कीजिए, जिसकी ताकत है उसको खड़ा करने दीजिए। अभी मुंबई में मैं बताऊं कि राष्ट्रवादी का, पूरे राष्ट्रवादी का भी कोई ताकत नहीं है यहाँ पर। और फिर उसके बाद तो अभी जो 2 टुकड़े हो गए राष्ट्रवादी के, तो बिल्कुल ताकत नहीं होती है। ऐसे ही जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो शरद पवार की पार्टी है, वो पश्चिम महाराष्ट्र तक ही सीमित पार्टी है, लेकिन वो 85 सीटों पर खड़ी हो जाएगी। और जहां पर जिसकी ताकत नहीं है, फिर भी हमारा प्रेजेंस वहां पर रहना चाहिए। इस तरह से बंटवारा, तो ये बंटवारा मुझे लगता है कि एक राजनीतिक बंटवारा न होकर ये सत्ता की भागीदारी, मलाई सबको बराबर मिले, कोई पीछे नहीं रहे। तो ये इसमें लोगों को का क्या हित है, क्या अहित है, उसको बिल्कुल देखा नहीं गया है। तो ये एक तरह से लोगों को ग्रांटेड लेना है। अभी अगर मुझे कहेंगे, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं मुंबई का वोटर हूँ, मेरे इलाके में अगर शिवसेना खड़ी हो जाती है उद्धव ठाकरे की, तो मैं वोट नहीं दे पाऊंगा उसको, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है यहाँ पर। और आप जबरदस्ती मुझे वोट दिलवाओगे जिसका जिस सीट पर शिवसेना का कुछ नहीं है, लेकिन इनका है, इसलिए आप दे दो। इस तरह से जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं हो रही है। और आपस में इतना
टूटने के बाद भी, अब उनकी पूरी की पूरी पार्टी जाने के बाद भी उनकी जो अकड़ है वो कम नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि इन तीनों पार्टियों से भी सवाल करना चाहिए, खास करके शिवसेना और राष्ट्रवादी से, कि आपको जनता ने जिता के लाया था, आप क्यों टूट गए? आप खाली वो नहीं कि किसी ने खरीद लिया, लेकिन आपके लोग बिके हुए, मतलब आप ऐसे जो लोगों को सीट देते हो, टिकट देते हो कि बिके हुए लोगों को देते हो, आपके लोग भाग जाते हैं, तो आप भी जवाबदार है। आज हम आपके लोगों को चुनाव जिता के लाएंगे, आपके लोग कल भी भाग जाएंगे, तो इसकी कौन गारंटी लेता है? तो ये सब है। और चिटनीस जी बोल रहे थे कि वहां पर परिवारवाद है, यहाँ तो पूरा परिवारवाद है। राष्ट्रवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, शिवसेना परिवार की वाद की पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस तो है ही है परिवारवाद की पार्टी। तो परिवार का मुद्दा कहाँ रहता है? सब जिसको चाहिए वो अपने अपने लोगों को टिकट बांट रहे हैं। तो यहाँ पर जनता मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है इस चुनाव में। सब अपनी अपनी राजनीति करके करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो जनता का चुनाव नहीं है, मजबूरी में हम वोट दे दें वो अलग बात है, लेकिन सारे अलायंस उसी तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद शकील अहमद जी, आपने एक नया ही मुद्दा छेड़ दिया कि 85-85-85 कर लेने से ही मतलब सही तरीके से जनता का चुनाव नहीं हो सकता है। जहां पर सही बात है, अगर वहां पर उस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा एक्टिव नहीं है और वहां पे अगर टिकट दे दी जाए तो फिर क्या होगा पता नहीं, उसके बारे में तो बाद में सोचेंगे। परंतु एक तरीके से ये आपने बताया कि ये सत्ता की भागीदारी का बंटवारा है कि हाँ भाई तुम सब अपना 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 हिस्सा ले लो। तो इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए अभी मेरे साथ मैं फिर से प्रशांत जी को बुलाना चाहती हूँ, और मेरा प्रश्न अधूरा रह गया। मेरा प्रश्न मैं प्रशांत जी से करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सांप्रदायिक भावनाओं के साथ, मतलब उनके साथ भावनाओं को उठाने की कोशिश की जा रही है, जो कटेंगे जो बटेंगे वो कटेंगे, इस तरह का योगी का पोस्टर लगा के महाराष्ट्र की जनता को कम्युनल एंगल से उनको तैयार किया जा रहा है, उनके दिमागों में जहर भरा जा रहा है, और ये एक तरीके से एक तरफी ध्रुवीकरण करने की राजनीति की जा रही है। हिंदू मुस्लिम, स्पष्ट शब्दों में कहें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति किए जाने का ये एक चल रहा है सिलसिला महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना जो उनकी शिवसेना है और उसमें अजीत पवार की एनसीपी है, उसमें कई तरह से आपस में झगड़े चल रहे हैं, और ऐसे में वो लोग जीतने के लिए अपना एक जो सेट फार्मूला है हिंदू मुस्लिम का वो लेके आ गए हैं। तो मेरा ये प्रश्न अधूरा था, तो अब मैं प्रशांत जी से अनुरोध करती हूँ कि आप इस बारे में चर्चा कीजिए। जी प्रशांत जी। जी जी शुक्रिया। इस साल दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई खून की बारिश। वे सोचते हैं कि अच्छी होंगी फसल मतदान की, अपना जो म्यूट कर लीजिए। लेकिन बाकी लोगों का म्यूट होना चाहिए। हाँ सब म्यूट है। जी जी जी, तो इनको क्यों आ रहा है? तो ये जो बात है, आज ये दंगे नहीं करते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आज ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो कभी एनकाउंटर कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो बाबा सिद्दीकी का जो एनकाउंटर किया गया लॉरेंस बिश्नोई, तो उसको भी ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। और ये एक तरफ क्या कह रहे हैं ये कि बिश्नोई जो समाज है वो हिरन हो, मोर हो, पशु पक्षियों की बहुत ये करता है, फिक्र करता है, लेकिन इंसान का ये एनकाउंटर करते हैं और कई लोगों को आज तक वो मार चुका है, और इसको भी ये हिंदू मुस्लिम में रंगना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है, हम यदि इतिहास देखेंगे तो हमने देखा है कि पुराने काल में भी अटल बिहारी जी एक बार आते थे, एक बार गिरते थे, केवल 2 सीट इनकी आती थी, लेकिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके सत्ता भी हथियाई है। और उसी तरह से चिटनीस जी ने जो बात छेड़ी कि जो हमारे शाहजी बापू जो थे, जो कि आसाम जो गए थे कामाख्या मंदिर, और वहां पे उन्होंने वो जो 50-50 होके उनको मिले थे, और उन्होंने जो एक वहां की जो लोकल भाषा है उसमें जो बोला था, क्या झाड़ी क्या डोंगर, और इस तरह से वो जो फेमस थे, तो उनके कार्यकर्ता के पास 20 से 25 करोड़ जो है
वो कल पकड़े गए, वो कल वो पूरे दिन भर वही न्यूज चल रही थी कि ये 20-25 करोड़ थी। इस तरह से पैसों का भी ये महापुर इसमें लाने वाले हैं। और इसीलिए हमको जो हम देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी शरद पवार जी हो, उद्धवराव ठाकरे जी हो, या फिर नाना पटोले और बाला साहब थोरात हो, और पूरी जो इंडिया आघाड़ी है, ये 3 पार्टियां नहीं है, तो प्रागतिक लोकशाही आघाड़ी जो है, जिसमें कि शेकाप है, सीपीआई है, सीपीएम है, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष है, उसी तरह से हम देंगे कि श्रमिक मुक्ति दल वगैरह ये पार्टियां है, 11 कुल 11 पार्टियां है। उसी तरह से श्यामदादा गायकवाड़ जो हमारे महाविकास आघाड़ी में जिन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया था, डेमोक्रेटिक फ्रंट से उन्होंने जो 42 जो उनमें सामाजिक संगठन थे उनका भी जो है सपोर्ट था। उसी तरह से सज्जाद नोमानी साहब और हमारे डॉक्टर सैयद रफीक पारनेरकर साहब जो है उन्होंने भी एक आघाड़ी तैयार की थी जिसमें मुस्लिम बहुल उसमें ज्यादा थे, तो उसमें भी लगभग भारत जोड़ो के कई संगठन, उसी तरह से मुस्लिम से जो जुड़े हुए जमात इस्लामी से लेके एसआईओ वगैरह, खिदमत खल्क, ऐसे इस तरह से लगभग 250 संगठन है जो कि ये इस बार इंडिया आघाड़ी के साथ में है, महाविकास आघाड़ी के साथ में है। तो ये सब जो वोट है यहाँ का जो बुद्धिस्ट, उसी तरह से मुस्लिम और उसी तरह से ओबीसी जो वोट है ये मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में अभी मुझे न्यूज मिली है कि जरांगे पाटिल को भी मारने की धमकी मिली हुई है। तो इस तरह से ये जो अभी घबराए हुए हैं, ये आखिरी जो जब दिया बुझता है तो आखिरी जो फड़फड़ होती है, तो ऐसी इनकी फड़फड़ाहट चालू है और गलतियां पे गलतियां आगे आने वाले कल में करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है यदि उनके पैकेट में रहता है और इस बात पे यदि वो ध्यान नहीं देता है कि 20-20, 25-25 करोड़ की जो इतनी मोटी रकम और मिलने के बाद, और वो गाड़ी जो है वो शाहजी बापू के कार्यकर्ता के होने के बाद भी यदि कोई एक्शन नहीं लेता है, और उसी तरह से हम हरियाणा में देखेंगे कि ईवीएम जो है, ईवीएम का तो मैंने तो वो एवरी वोट फॉर मोदी ऐसा ही हम कहते हैं। तो ये ईवीएम पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है और हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देखेंगे कि अभी भी दिल्ली में जो है मीटिंग चल रही है, कुल 255 सीटों पे तो हो चुका है, लेकिन बाकी जो सीटें बाकी है उस पे भी ये अभी तक नहीं हुआ है। तो ये होना जरूरी है कि हम आमतौर पे यही कहते हैं कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस वाला ही गिराता है। तो इस तरह से कांग्रेस को जिसको यानी महायुति में जिसको भी जो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, शेकाप हो, जिसको भी ये मिला है टिकट, तो उसका काम यदि हम सब करते हैं तो हाँ वो सीट हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। यदि नाराज लोग है वो यदि पक्ष के विरोध में प्रोग्राम करेंगे तो हमारा जो सामाजिक संगठन वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साहित्यिक विचारवंत है, उन्होंने भी एक आघाड़ी तैयार करने को होना। जिस तरह से हमने बुल्डाना में भी एक आघाड़ी तैयार की हुई है, साहित्यिक विचारवंत आघाड़ी, जैसे कि हम कहेंगे कि निर्भय वनों में जो विश्वम्भर चौधरी जी है, उसी तरह से हमारे असीम सरोदे जी है, और उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र कुमार, टीएस पाटिल कोल्हापुर के, उन्होंने भी उठ महाराष्ट्र करके एक संगठन उन्होंने बनाया था और उन्होंने भी काफी प्रचार में अहम भूमिका उसमें निभाई थी। इसलिए हमको ये 1-to-1 फाइट करना है। इसलिए हम देखेंगे कि वंचित आघाड़ी भी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े करने जा रही है, बीएसपी भी खड़े करने जा रही है, भीम आर्मी भी पहुंच। तो इस तरह से ये सब लोग खड़े रहेंगे, लेकिन एमआईएम भी खड़े रहेंगी, लेकिन हमको 1-to-1 फाइट करना है। इसलिए हमको महायुतियों को यदि हराना है तो हमको इकट्ठे लड़ना होगा। और यदि हम बुल्डाने का मैं कहूँ तो बुल्डाना में 7 सीटें कुल जो है, तो यहाँ पे सभी फाइट जो है वो हाई वोल्टेज है, लेकिन इसमें जो 4 सीटें वो श्योर है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जो माजी मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी शरद पवार गुट में आ चुके हैं, इसलिए उतारी हाथ लिए है। तो चिंकेट राजा थे पे ही जो जालना का जो अंबड़ जो है, अंबड़ में राजेश टोपे जी है, वो भी आरोग्य मंत्री थी, वो भी चुन के आने वाले हैं। उसी तरह से खामगांव में दिलीप सानंदा, वो 3 बार आमदार रह चुके हैं, इस बार वो लड़ने जा रहे हैं, तो वो भी सीट खामगांव की जो वो चुन के आने जा रही है। उसी तरह से हम देखेंगे कि मलकापुर जो है वहां पे राजेश हेगड़े जी जो रूलिंग आमदार है कांग्रेस के, वो चुन के आने जा रहे हैं। इस तरह से 4 सीट तो आए वो आने वाली है और 3 सीट जो है वहां पे कांटे की टक्कर है। तो इसी तरह से हर जगह पे जो है हम आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन
ये बंडखोर जो है, मतलब टिकट न मिलने की वजह से जो नाराज लोग है, उनकी नाराजगी भी दूर करना होगा, उनका भी कहीं ना कहीं पुनर्वसन होना जरूरी है। और फॉर द ग्रेटर कॉज सबने इनको जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी के अनुसार हम यदि चले तो ही हम ये जंग जीत सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, अभी दिल्ली में चालू है, वो जल्द से जल्द समाप्त करे, क्योंकि महायुति के सब उम्मीदवार लगभग लगभग वो डिक्लेयर हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे तो एक मेकर के जो केंद्रीय मंत्री है, उनका जो उम्मीदवार था रायमोलकर, उनका तो फॉर्म भी भर चुका है आज। तो इस तरह से वो फिर उनको ज्यादा स्पेस अभी मिला है। तो हमें जो है, हमको ये लड़ाई यदि लड़ना है तो एक साथ होकर हमको ये लड़ना है। और सभी जो सामाजिक संगठन है उनको भी हमारे साथ में लेकर ये जंग हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो विजय हुआ है ये सामाजिक संगठनों के वजह से ही हुआ है। उन्होंने जो प्रचार प्रसार जो किया, इस तरह से हम देखेंगे कि यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ पे या बिहार हो, यहाँ पे जो सामाजिक संगठन है वो काफी तगड़े हैं, सेकुलर मूवमेंट काफी तगड़ी है। इसलिए वहां विकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी यहाँ पे जितने जा रही है, इतनी मैं बात कहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आपने कहा कि डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड, बहुत बड़ी बात है। और ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका जो एनडीए है वो इसलिए जीत जाती है क्योंकि जब सामने इलेक्शन में यूनाइटेड नहीं रहती हैं दूसरी पार्टियां, गठबंधन की पार्टियां, और साथ ही में बहुत सारे ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाता है जो अपने अपने समाज के थोड़े थोड़े मतलब अगुवाई करते हैं। ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट काटने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्दलियों को खड़ा कर देती है। और फिर अगर यदि इन सारे निर्दलीय और ये सारी पार्टियां और कांग्रेस का जो मेन स्ट्रक्चर है उन सबके वोटों की गिनती की जाती है तो उनकी गिनती हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट से ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये लोग सिर्फ गणित की राजनीति करते हैं और मोहरे खड़े करते हैं, मोहरे बिठाते हैं, मोहरे उठाते हैं, और इस तरीके से वो राजनीति का एक तरीके से जो बोर्ड होता है वो तय करते हैं या तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा सलीम खान जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई से, उनसे फिर से उनके पास आना चाहती हूँ। और मेरा खास प्रश्न ये है कि नितिन गडकरी जो एक राजनीति के बहुत बड़े महारथी माने जाते हैं, महाराष्ट्र में इतना बड़ा नाम है पूरे, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के एक समय के प्रमुख रह चुके हैं। आज के इन चुनावों में ऐसा दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नितिन गडकरी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। तो क्या नितिन गडकरी साइडलाइन हो गए हैं? और यदि साइडलाइन किया गया है जानी सोची समझी साजिश के तहत, तो क्या उनके कुछ नाराजगी है और उनकी नाराजगी से इन चुनावों में फर्क पड़ेगा? जी सलीम खान जी, ये प्रश्न आपसे। जी देखिए, नितिन गडकरी असल में मोदी जी के प्रतिद्वंदी हैं और बाकी लोग को माइक बंद करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा, तभी ये बंद हो। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नितिन गडकरी हैं ये आरएसएस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और मोदी जी के प्रतिद्वंदी हैं, मोदी जी के जो है वो कॉम्पिटिटर हैं। और मोदी जी को जो लोग जानते हैं, उनका स्वभाव जो लोग जानते हैं, उनको पता है कि वो अपने खिलाफ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी की कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता, उम्मीदवार बनना तो दूर की बात है। तो इसलिए नितिन गडकरी का साइडलाइन किया जाना बिल्कुल नेचुरल है, इस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है नागपुर में, इसकी वजह से उनको टिकट देना पड़ता है और बीजेपी आरएसएस का जो उनको समर्थन प्राप्त है इसकी वजह से उनको टिकट देना पड़ता है और इस वजह से वो जीतते हैं। अगर उनके पीछे आरएसएस नहीं होता और उनकी लोकप्रियता नहीं होती तो वो कभी के ठिकाने लगा दिए गए होते, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि नितिन गडकरी कौन है और कहाँ गए। मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप देखिए, बीजेपी को ये बात मालूम समझ में आ रही है कि हमारी हालत पतली है और उसका सबसे बड़ा सबूत योगेंद्र यादव के ऊपर हमला है। योगेंद्र यादव सैकड़ों बार महाराष्ट्र आ चुके हैं और पूरे भारत में जाते हैं
कहीं भी उनकी सभा को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन ये पहली बार हुआ कि अकोला में लोग उस पे चढ़ गए और वो लोग बीजेपी के नहीं थे। उनके बारे में ये पता चला कि वो इसके थे, प्रकाश अंबेडकर के लोग थे। लेकिन ये कि उन्होंने काम उसी तरह से किया जैसे कि आजकल बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा था इनको ठोक दो, तो वो जो ठोक देने का उन्होंने आह्वान दिया था, उसी के ऊपर जो है वो अमल करते हुए योगेंद्र यादव की सभा को डिस्टर्ब किया गया। एक बात और ये है कि ये जो नारा लगा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लोगों ने ये समझा और शायद आपने भी ये समझा कि ये जो है वो सांप्रदायिक नारा है और हिंदू मुसलमान का मामला है। मुझको तो ऐसा लगता है कि ये खुद बीजेपी के लिए लिखा जा रहा है कि देखो अभी आप लोग आपस में जो है वो बटे हुए हैं, महायुति के लोग, और एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अब आपको किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए ज़रा अकल के नाखून लो और बंटना छोड़ो और अपने आप को कटने से बचाओ। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनका काम है संगठन को चलाना, और हमारे अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं, उनका काम है देश के को चलाना, यानी प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे। हम ये देखते हैं कि इनको जो जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, यानी अमित शाह को जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है वो गृह मंत्रालय से मिलती है, लेकिन ये अपने मंत्रालय का काम करने के बजाय पूरे टाइम जो है वो अपनी पार्टी का काम करते हैं। और अभी झगड़ा अगर हो गया तो उसको नड्डा को सुलझाना चाहिए, तो वो खुद जो है उसको सुलझाने में लग जाते हैं और फिर अपनी जो है वो बेइज्जती भी कराते हैं। अब अगर एक मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री को आंख दिखाए, उसकी मीटिंग में ना आए और उससे है मुलाकात ना करे, तो इससे जो है वो किसका अपमान हुआ? इससे जो है वो गृह मंत्रालय का अपमान हुआ, पूरे देश का अपमान हुआ। तो मेरा जो है वो मशवरा ये है कि अमित शाह इस बात को याद रखें कि बहुत साल पहले, आज से 6-7 साल पहले, वो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, 5 साल पहले। अब वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो देश के गृह मंत्री है। इतना कुछ हो रहा है पूरे देश में, इतनी अनारकी फैली हुई है, बहराइच में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, ये सब को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी। आज तक बहराइच पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तो पता चला कि उन्हीं के लोगों ने दंगा किया। तो वो अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको अदा करने की कोशिश करें। और ये पार्टी का काम जो है वो नड्डा को या संघ वालों को या किसी और को जो है उसके हवाले करें। ये बहुत गलत बात है कि एक आदमी जिस जिम्मेदारी पे बैठा है उसको अदा करने के बजाय दूसरे काम करता रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। अब मैं दोबारा से सुनील चिटनिस जी के पास आना चाहूँगी। आप देखते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शंस के जब रिजल्ट आते हैं तो जो हारे हुए डॉक्टर उम्मीदवार सुनील जी होते चुके हैं हैं। तो वो ईवीएम पे अपना ठिकरा फोड़ते डॉक्टर जी, हैं। और अब हमारे बीच में मैं डॉक्टर पहले सुनीलम जी डॉक्टर सुनीलम जी को ले लेती हूँ, क्योंकि सुनील चिटनिस जी का एक बार टिप्पणी हो चुकी है। तो हमारे बीच में सुनीलम जी, डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप की नज़र में अब आगे क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन क्या वास्तविक तौर पर आगे है, आप किस तरीके से देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात में शुरू करूंगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का रिश्ता इंडिया गठबंधन के अंदर दिखलाई पड़ा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो भी लोग हैं वो लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल के ऊपर वो लोग लड़ेंगे। एक अलग किस्म का रिश्ता पहली बार इस तरीके का हो रहा है कि एक बड़ी पार्टी ने इस तरीके का एक सैक्रिफाइस करने का काम किया है। तो एक जो है जिस तरीके की एक ऑर्गेनिक रिश्ता बना है, उसका बहुत असर पड़ने वाला है महाराष्ट्र के ऊपर। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पहली बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा से बहुत ज्यादा सबक सीखा है
कांग्रेस ने भी सीखा है, इंडिया गठबंधन ने भी सीखा है। उसी के चलते जो सीटें छोड़ दी गई हैं, समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई, लेफ्ट के लिए छोड़ी गई, शेकअप के लिए छोड़ी गई, वो बहुत जो है बहुत बढ़िया है। बढ़िया का मतलब ये है कि जो डिफरेंस था वो केवल 0.6% का था और लोकसभा के अंदर जो डिफरेंस था युति के बीच में और महागठबंधन के बीच में वो केवल 1% का था लोकसभा के अंदर। तो अगर आपको अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और एक इतना डिफरेंस लेके आना है तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो दूसरे दलों के साथ में जो कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है उनको जो स्पेस दिया है उसका परिणाम ये होगा कि कम से कम 3-4% का अंतर ओवरऑल आ जाएगा। तो ओवरऑल 3-4% का अंतर आने से बहुत सारे जो मार्जिन वाली सीटें थी वो भी जो है महाविकास आघाड़ी जीतने का काम करेगा। इसके अलावा 3 बातें मैं केवल कहना चाह रहा हूँ। एक बात ये है कि देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो बेरोजगारी का सवाल है और बेरोजगारी के सवाल के अंदर जो है 2.44 लाख्स जो नौकरियां मतलब जो खाली पद हैं उन्हें भरने की बात जो है महाविकास आघाड़ी ने की है उसका बहुत बड़ा असर होगा। और एक बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरा जो धारावी को अडानी को जो सौंप दिया और भी 2-3 जगह जो सौंपी जा रही है महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि हम इसको रद्द करने का काम करेंगे। तो कॉरपोरेट से सीधे टकराने का काम अगर महाविकास आघाड़ी कर रहा है तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा गरीबों के बीच में क्योंकि अडानी अंबानी इस समय देश के सबसे बड़े लुटेरे के तौर पर देश के अंदर गरीबों के बीच में जाने जाते हैं। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि लाडली बहना का जो पूरा एक असर पड़ा है वहां पर जो कि पड़ा है इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमने मध्य प्रदेश में इसका असर देखा है, इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कर्नाटक में 2,000 रुपया दिया है प्रति माह लाडली बहनों को, तो वो 2,000 से आगे चल करके हिंट दिया है शरद पवार जी ने कि हम 3,000 रुपए तक भी दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैनिफेस्टो के अंदर ये बात आ जाती है और उसके साथ साथ के अंदर जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात आ जाती है तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता महाविकास आघाड़ी को मुद्दों के आधार पर सरकार बनाने के लिए। और एक और बात ये केवल कि जो है देखिए जो प्रयास किया हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट वही होने वाला है मराठा वर्सेस ओबीसी का और इसको कितना रोक पाता है महागठबंधन इसके ऊपर भी चुनाव का नतीजा बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का एक बढ़िया इक्वेशन तीनों लोगों के बीच में बना है और सारे दलों को उसमें शामिल किया गया है उसका बहुत सकारात्मक उपयोग होगा और जो है आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी को बढ़त एकदम स्पष्ट तौर पर दिखलाई पड़ रही है। जो जो चुनाव आगे बढ़ेगा हम और भी बहुजन संवाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे और भी जो लेटेस्ट खबरें हैं जो उसके डायमेंशंस हैं जो उसका विश्लेषण है वो अपने दर्शकों के बीच में लाने का काम करेंगे। रत्ना जी समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी, आपने बहुत ही सही तरीके से बताया कि हरियाणा में एक तो बेरोजगारी का प्रश्न है, दूसरा यहाँ पर जो धारावी का जो पूरा का पूरा अडानी ने ले लिया है पूरी एरिया को और उसको कॉरपोरेट सेक्टर में बदलने की कोशिश की जा रही है, उसके सामने सीधी सीधी लड़ाई की बात की आपने। साथ ही लाडली बहना का असर हो सकता है परंतु उसके सामने ही शरद पवार जी ने 3,000 रुपये बहनों को देने का जो वादा किया अगर वो मैनिफेस्टो में आ जाए तो बहुत इसका असर पड़ेगा, ये बात आपने रखी है। मराठा वर्सेस ओबीसी का भी बात आपने रखी है। तो आपने जो विश्लेषण किया है उसी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सिर्फ 30 सेकेंड हमारे पास रह गए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आखिरी टिप्पणी दीजिए जी। तो इस समय एक ही है कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से उसकी एकजुटता को बनाए रखा जाए और उसका बेहतरीन उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश ने दिया है। उसका बेहतरीन उदाहरण केरल ने भी दिया है कि जैसे पिछली बार उनके खिलाफ ये बड़ी नेता लड़ गई थी सीपीआई की, तो इस बार वहां पर भी तो यह कुल जोड़ उठा करके जो भी दल ये तो सबकी इच्छा रहती है कि हमारा परसेंटेज कैसे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज की तारीख में जो सिंबल दिया है उत्तर प्रदेश ने ये पूरे इंडिया गठबंधन पर लागू होना चाहिए और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी सीख लेकर के इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एक समाजवादी विकल्प के ऊपर
वैचारिकी के आधार पर अपने कार्यक्रमों को भी आगे तय करेगा और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन बेहतरीन तरीके से करेगा, लीड करेगा इस पूरे देश को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने सुनील चिटनिस जी हैं, आप अपनी टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी दीजिए कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन आगे या क्या। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आप आवाज अनम्यूट नहीं आ रही। कीजिए। लाडली बहन, एक तरफ से आप जनता के बीच में प्रलोभन पैदा कर रहे हो और प्रलोभन पैदा करने के बाद भी आप वोट नहीं हासिल कर पाओगे, ये बात पक्की है। इस बिंदु के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक था। दूसरी बात ये है कि धारावी के इशू पे बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। अब मुझे बताइए, मुंबई को बांटने का काम जो करने